बस्तर, महासमुंद, दुर्ग और राजनांदगांव सहित विभिन्न इलाकों में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे खुला रखने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत अंबिकापुर में विमान सेवा शुरू करने की जोर शोर से चल रही है तैयारी। और महासमुंद पुलिस ने करीब 7,80,000 रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के बस्तर, महासमुंद, दुर्ग और राजनांदगांव सहित विभिन्न इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं विभिन्न स्थानों पर बस्तियों में भी पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बस्तर संभाग के विभिन्न इलाकों में पिछले 2 दिनों के दौरान करीब 30 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण इंद्रावती, मिंगाचल और डंकिनी, शंकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। जगदलपुर शहर में भी लगातार वर्षा के कारण कुछ बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। इस जलभराव के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वहीं गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों से लोगों को सुरक्षित निकालकर स्कूलों और अन्य स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की है। बस्तर के कलेक्टर धनंजय देवांगन ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत शिविर खोले गए हैं। कुछ बस्तियों में पानी घुसा हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने 7 कैंप रखे हैं और उस 7 कैंप में लगभग 250 परिवारों को आश्रय दिया गया है। अभी ये जो भगत सिंह विद्यालय है वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और विभिन्न संस्थाएं जो हैं वो सहयोग के लिए सामने आ रही हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी है, सर्वधर्म संस्था है और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं और जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। मेडिकल केयर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इन लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। ये बात सही है कि विगत 36 घंटे में लगभग 35 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जिसके कारण बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो अप्लावित हो गए हैं और धीरे धीरे उनकी निकासी हो रही है। अभी पानी थमा हुआ है और अगर मान लीजिए फिर से बारिश होती है तो भी हम तैयार हैं और किसी को भी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। और उन्हें अगर निचली बस्ती में पानी घुसता है तो उन्हें ऊपरी क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। उधर बीजापुर में भी पिछले 2 दिनों से हो रही वर्षा के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर लोगों का संपर्क टूट गया है। कलेक्टर अजय तंबोली ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव दल को तैनात किया गया है। बाढ़ की स्थिति में तहसीलदारों को, पटवारियों को निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी एस्टेब्लिश्ड है, तो कहीं पे भी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी किए हुए हैं। उधर राजनांदगांव और दुर्ग में भी भारी वर्षा के कारण शिवनाथ नदी उफान पर है। राजनांदगांव जिले के मोंगरा जलाशय में लगातार पानी की आवक को देखते हुए 2 गेट खोल दिए गए हैं। इस वजह से जलाशय के आसपास इलाकों में डुबान की स्थिति बन सकती है। जिला प्रशासन ने पहले ही इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निर्देश जारी कर दिए थे। राजनांदगांव और दुर्ग जिलों में राहत दल के कर्मचारी संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रख रहे हैं। इस दल के एक सदस्य डीआर बंधे ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये मोंगरा बैराज से कल का 2 गेट खोला हुआ है और कल से हमारा टीम यहाँ पर आए हुए हैं। जिला सेनानी के मार्गदर्शन पर यहाँ पर कल 3 बजे से हमारा ड्यूटी लगा हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो उसके बचाव के लिए हमारा पूरा रेस्क्यू टीम यहाँ पर आए हुए हैं। और निरंतर हम लोग यहाँ पर पूरा रात में 12 बजे तक रुके थे और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे तक हम लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, ताकि यहाँ पर किसी अप्रिय घटना ना हो उसके बचाव के लिए हमारा रेस्क्यू टीम यहाँ पर पूरा तत्परता के साथ जुटा हुआ है।
वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों से भी हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार मिले हैं। राजधानी स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से सभी जिला कलेक्टरों को स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदी नालों के आसपास किसी भी दुर्घटना की आशंका को रोकने के लिए गोताखोरों को तैनात करने को भी कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा छोटे शहरों के लिए शुरू की गई उड़ान योजना के तहत अंबिकापुर में विमान सेवा शुरू करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। गौरतलब है कि उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक इस योजना के अंतर्गत अंबिकापुर से भी विमान सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए अंबिकापुर के नजदीक दरिमा हवाई पट्टी की मरम्मत का काम तेज गति से किया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय की टीम ने भी इस विमान पट्टी का निरीक्षण किया। इस संबंध में प्रदेश के विमानन विभाग के मुख्य पायलट पंकज जायसवाल ने बताया कि 1 सितंबर से यहां विमान सेवा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत तेजी से काम कराया गया है। एयरफील्ड तकरीबन तैयार है। आज जो BCS की टीम यहाँ पर आई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई है, ये यहाँ की फाइनल प्रिपरेशन में जो छोटी मोटी चीजें बाकी बची हैं वो बताने के लिए आए हैं। इस सब के चलते यहाँ पर से सेंट्रल मिनिस्ट्री की कोशिश है कि 1 सितंबर से फ्लाइंग शुरू कराई जाए। लोगों ने इस रूट के लिए बिड किया हुआ है और हमें पूरी आशा है कि 1 सितंबर से ये फ्लाइंग शुरू हो सकेगी। वहीं सरगुजा जिले की कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि विमान सेवा शुरू करने के लिए अन्य आवश्यक तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। दरिमा एयर स्ट्रिप को यथाशीघ्र शुरू करने का है। सितंबर 30 तक प्रारंभ करने की डेडलाइन जो है शासन के द्वारा इसके लिए दी गई है। जिला प्रशासन की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा इसमें लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज स्टेट से टीम आई हैं और उसमें कई नेशनल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और उनके द्वारा काफ़ी संतोष व्यक्त किया गया है जो काम चल रहे हैं और जिला प्रशासन को जो दायित्व दिए गए हैं वो निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर हम लोग पूर्ण कर लेंगे। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि अंबिकापुर से विमान सेवा शुरू होने पर इस क्षेत्र का हवाई संपर्क प्रदेश के अन्य दूरस्थ इलाकों से भी हो जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, नोटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। दरवाजा बंद। दरवाजा बंद। दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई दे रहा? इधर आइए, इधर घुसे, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। तो साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। देश में वैज्ञानिक शोध की प्रगति को लेकर वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नई दिल्ली में हुई इस मुलाकात में वैज्ञानिकों ने अगले 5 वर्षों के लक्ष्यों की तैयारी की जानकारी भी दी। श्री मोदी ने वैज्ञानिकों की दक्षता पर भरोसा जताते हुए कहा कि अनुसंधान और तकनीक का फायदा आम आदमी को पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के प्रोफेसर अब इसकी प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेंगे।
IIT प्रोफेसरों के एक समूह ने ये जिम्मेदारी ली है। ये कोचिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयं प्रभा टीवी चैनल पर उपलब्ध होगी। इसे YouTube पर भी देखा जा सकेगा। डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए केंद्र सरकार ने M-आधार मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इसे आधार कार्ड बनाने वाली संस्था भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण ने तैयार किया है। इसके जरिए उपभोक्ता अपना नाम, जन्म तिथि और फोटो सहित अन्य जानकारियां मोबाइल फोन में ही रख सकेंगे। राज्य के उद्योगों को दी जा रही सम्मति नवीनीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। ये फैसला छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अमन सिंह ने कहा कि अब विभिन्न उद्योगों को स्वयं सत्यापन के आधार पर सम्मति नवीनीकरण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-वीन का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री चंद्राकर ने कहा कि इस नई तकनीकी से वैक्सीन की भंडारण क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। साथ ही विभिन्न वैक्सीन दवाओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखना संभव हो सकेगा। जांजगीर चांपा जिले में कथित रूप से प्लास्टिक चावल की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इन शिकायतों के मिलते ही जिले की खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा आर्य ने हसौद, अकलतरा, नवागढ़ और पामगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि चावल के नमूने लेकर जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा। सूरजपुर जिले के दुर्ती और बुंदिया गांव में बीती रात एक जंगली हाथी ने कुछ कच्चे मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार 8 हाथियों के दल से यह हाथी बिछड़कर बस्ती की तरफ आ गया था। वन विभाग के कर्मचारी इस हाथी को वापस जंगल की ओर भेजने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ और अकलतरा सहित विभिन्न इलाकों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अनिल जगत ने बताया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान उल्टी, दस्त और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। इस वजह से प्रभावित क्षेत्रों में उपचार की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती आज पूरे छत्तीसगढ़ में मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बघेल ने छत्तीसगढ़ में रहते हुए देश के स्वाधीनता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा इलाके में एक ट्रेलर ने सड़क पर बैठी 9 मवेशियों को रौंद दिया। इस घटना में 7 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायल मवेशियों का इलाज पशु चिकित्सालय में किया जा रहा है। घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब कुछ खबरें विस्तार से। महासमुंद पुलिस ने करीब 7,80,000 रुपए मूल्य के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी इन नकली नोटों को कुछ स्थानीय लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर इन्हें पकड़ लिया गया। इस संबंध में महासमुंद की पुलिस अधीक्षक नेहा चंपावत ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक सरायपाली का और दूसरा पड़ोसी राज्य ओडिशा का निवासी है। ये महासमुंद जिले का जो बॉर्डर का क्षेत्र है, जो उड़ीसा से लगा हुआ है, स्पेशली सरायपाली बलौदा का क्षेत्र है, जो बरसात के मौसम में दुरुस्त भी है और कट ऑफ भी हो जाता है। वहां से शिकायत प्राप्त हुई थी सोर्सेज के माध्यम से कि नकली 2000 के नोट खपाए जा रहे हैं, मार्केट में सर्कुलेशन में प्रयास किया जा रहा है। तो उसको जानकारी को ध्यान में रखते हुए क्राइम की टीम को लगाया गया जिले में। उन्होंने इस पे बैकग्राउंड वर्क किया और उसके बाद 2 आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। एक सरायपाली के हैं लतीफ खान और दूसरे मधुसूदन उड़ीसा के निवासी हैं पैकमाल के। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोरबा जिले के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का उत्पात अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान इन हाथियों ने फसलों के साथ साथ कुछ कच्चे घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कोरकोमा और आमाडांड के जंगलों में 30 से अधिक हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। इस झुंड के साथ ही एक दंतैल हाथी भी देखा गया है। इस दंतैल हाथी ने पिछले 15 दिनों में 4 ग्रामीणों की जान ले ली है। इस संबंध में वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी प्रणय मिश्रा ने बताया कि जंगली हाथियों को वापस जंगल की ओर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो दंतैल इनका है, जो इनसे हट के रहता है थोड़ा, वो क्योंकि ये ग्रुप के साथ उसको मादा नहीं रखती है लीडर एलिफेंट, इसलिए वो आसपास की जगह पे रहता है। और क्योंकि ये रिहायशी इलाके के आसपास का एरिया है, इसीलिए जो बाड़ियों में जो कटहल रहता है उसकी स्मेल से वो जो है वो गांव के आसपास देखा जाता है। ग्रुप जो है पार्टिकुलर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है ग्रुप ने अभी तक। ये जो लोनर एलिफेंट है, जिसने पिछले 15 दिनों में 4 जो है हादसे हुए हैं, जिन 4 जाने गई हैं, और इसने
कल की डेट में जो है एक बाउंड्री वॉल तोड़ी है, एक मकान को थोड़ा अच्छा तरीके से किया हुआ है और थोड़ा बहुत धान की अभी नई फसल लगी है उसको खाया है। इस बीच वन विभाग के कर्मचारी ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।